हेलो प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप सभी। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है आपकी हिंदी व्याकरण की कक्षा में। तो आइए शुरू करते हैं कक्षा 8 की स्वर्णिम हिंदी व्याकरण बाय कोरल पब्लिशर्स। तो आज हम शुरू करेंगे पाठ 1 और पाठ का नाम क्या है? भाषा, बोली, लिपि और व्याकरण। तो सबसे पहले हमें क्या समझने की ज़रूरत है कि भाषा किसे कहते हैं, क्या है ये भाषा, क्या होती है ये भाषा। आइए पढ़ें। भाषा, मनुष्य भाषा के द्वारा अपने मन के भाव प्रकट करता है। भाषा के द्वारा हम क्या करते हैं? हमारे मन में जो भी होता है, हमें जो कुछ भी कहना होता है, जो भी भाव हमारे अंदर होते हैं, उन्हें हम इस भाषा के द्वारा ही प्रकट करते हैं। उसके मन में तरह तरह के विचार आते हैं। अब मनुष्य है तो उसके मन में विचार भी आते हैं, वह इन्हें भी भाषा के द्वारा प्रकट करता है। जैसा कि अभी मैंने आपको बताया कि भाषा के द्वारा ही हम अपने भाव, अपने विचार सब कुछ प्रकट कर सकते हैं। एक सीमा तक संकेतों द्वारा सभी भाव और विचार प्रकट नहीं किए जा सकते, इसलिए भाषा का जन्म हुआ। अब हम संकेतों के द्वारा भी समझाते हैं बहुत सारी चीज़ें लोगों को। दूसरों को जब हमें समझानी होती हैं या कुछ भाव प्रकट करने होते हैं तो हम संकेतों द्वारा भी करते हैं, परंतु उसकी भी एक सीमा है। उस सीमा से आगे हम उनको संकेतों द्वारा नहीं समझा सकते, इसलिए इस भाषा का जन्म हुआ। अब बच्चों यहाँ देखिए, 2 चित्र दिखाए गए हैं। यहाँ कामना स्कूल असेंबली में भाषण दे रही है। क्या कर रही है कामना? यहाँ देखिए, माइक पे खड़े होकर भाषण दे रही है। और यहाँ क्या कर रही है? अध्यापिका विद्यार्थियों को चुप रहने का संकेत कर रही है। देखिए, कुछ बोल नहीं रही है अध्यापिका, यहाँ बस उन्होंने अपनी एक उंगली अपने मुंह पे रखी है और वो संकेत द्वारा समझा रही हैं बच्चों को कि शांत हो जाओ। विद्यार्थियों ने अध्यापिका का संकेत समझ लिया, वे चुप हो गए, किंतु अध्यापिका संकेतों द्वारा विद्यार्थियों को पढ़ा नहीं सकती। संकेत के द्वारा अध्यापिका ने चुप करा दिया कक्षा को, बच्चे चुप हो गए, बच्चे समझ गए कि अध्यापिका चुप रहने का संकेत कर रही हैं, परंतु अब अगर उन्हें जब पढ़ाना है तो पढ़ाने के लिए तो वो संकेतों का इस्तेमाल नहीं कर सकती हैं। चूंकि संकेतों का अर्थ अलग अलग व्यक्ति द्वारा अलग अलग प्रकार से ग्रहण किया जाता है, इसलिए संकेत अपने आप में अस्पष्ट एवं अपूर्ण होते हैं। अब हम कुछ संकेत अगर किसी को कर रहे हैं, बहुत सारे लोग खड़े हैं, तो उस संकेत को कोई किसी प्रकार से समझेगा, कोई दूसरे प्रकार से समझेगा। तो ये जो संकेत होते हैं ये अस्पष्ट होते हैं और अपूर्ण होते हैं। अतः ऐसे ध्वनि संकेतों की आवश्यकता हुई जिनसे निश्चित अर्थों की अभिव्यक्ति हो सके। अब इस कारण क्या हुआ? कुछ ध्वनि संकेतों की आवश्यकता महसूस हुई, जिससे कि जो अर्थ है, जो हम समझाना चाह रहे हैं, उसका जो अर्थ है वो समझ में आ सके, स्पष्ट रूप से समझ आ सके। इस प्रकार की ध्वनियों से ही भाषा का जन्म हुआ, और ये जो ध्वनियाँ हैं इन्हीं से भाषा का जन्म भी हुआ। संस्कृत की भाष धातु से भाषा की उत्पत्ति हुई। अब भाषा की उत्पत्ति कहाँ से हुई? संस्कृत की भाष धातु से, जिसका अर्थ है बोलना। भाष का अर्थ होता है बोलना। मानव जो कुछ बोलता है उससे जो ध्वनियाँ उत्पन्न होती हैं वे अर्थ वहन करती हैं। अब हम कुछ भी बोलते हैं तो उससे जो ध्वनि दूसरे के कान में जाती है उससे उसका अर्थ स्पष्ट होता है। तभी वक्ता के शब्दों या ध्वनियों को सुनकर श्रोता उसका अर्थ समझ जाता है। अभी आपको यही बताया मैंने कि जो कुछ भी ध्वनि दूसरे के कान में जाती है, श्रोता मतलब सुनने वाला और वक्ता मतलब बोलने वाला। बोलने वाले ने जो कुछ भी बोला उसकी जो ध्वनि श्रोता के कानों तक गई तो उससे वो उसका अर्थ समझ जाता है कि वो क्या कहना चाह रहा है, वक्ता क्या बोलना चाह रहा है। इस प्रकार सार्थक ध्वनियों के द्वारा मनुष्य विचारों का आदान प्रदान करता है और इसी को भाषा कहते हैं। जो सार्थक ध्वनियाँ होती हैं जिन्हें कि समझा जा सके, उनके द्वारा ही मनुष्य अपने विचारों का आदान प्रदान करता है
और इसी को कहते हैं भाषा। कामना संकेतों द्वारा भाषण नहीं दे सकती। अब अगर भाषण देना है, भाषण का मतलब बोलना पड़ेगा, तो संकेतों द्वारा तो कामना भाषण नहीं दे पाएगी। यह कार्य भाषा द्वारा ही संभव है और भाषण देना जो है वो भाषा द्वारा ही संभव होता है। तो आइए अब पढ़ते हैं भाषा की परिभाषा क्या होती है। भाषा वह माध्यम है जिसके द्वारा मन के भावों और विचारों को प्रकट किया जाता है और दूसरों के भावों और विचारों को जाना जाता है। अब बच्चों, ये भाषा जो है ये एक माध्यम है। किसका माध्यम है? हमारे भाव और विचारों को दूसरे तक पहुंचाने का, जिससे कि दूसरा समझे हम क्या कहना चाहते हैं या क्या समझाना चाहते हैं, और दूसरों के भावों और विचारों को हम तक पहुंचाने का, जिससे कि हम समझ जाए कि वो क्या कहना चाहते हैं। ये है भाषा। मनुष्य के मुख से निकलने वाली सार्थक ध्वनियों से शब्दों का निर्माण होता है। अब देखिए, जो सार्थक ध्वनियां हैं जो हमारे मुख से निकलती हैं, उनसे शब्द बनते हैं। शब्दों से ही वाक्य बनते हैं और शब्दों को जब हम मिलाते हैं, जोड़ते हैं, तो उनसे क्या बनते हैं? वाक्य, जो अर्थ को व्यक्त करते हैं। अब जैसे ही हम पूरा एक वाक्य बोलते हैं तो हमें पूरा अर्थ स्पष्ट हो जाता है। इस प्रकार भाषा में मुख्यतः दो चीजें होती हैं। क्या क्या है? पहला है वाणी, मुख से उच्चारित होना। वाणी मतलब जो मुंह से हमारे बोल निकलते हैं या भाषा निकलती है, जो ध्वनि निकलती है, उसे कहते हैं वाणी। और दूसरा है अर्थ, उस ध्वनि का सार्थक होना। वो ध्वनि जो है वो समझ सके कोई, उस ध्वनि को सुनकर उसका अर्थ समझे, तो दूसरा होता है अर्थ। अतः हम कह सकते हैं कि भाषा भावों और विचारों के आदान प्रदान का साधन है। क्या है भाषा? भावों और विचारों का आदान प्रदान। इस प्रकार भाषा के दो भेद होते हैं। अब क्या क्या है वो भेद? मौखिक भाषा, लिखित भाषा। तो आइए अब समझते हैं ये मौखिक भाषा क्या है और लिखित भाषा क्या है। मौखिक भाषा, मौखिक अर्थात मुख से बोली गई, जो हम मुंह से बोलते हैं उसे कहते हैं मौखिक। मनुष्य ने सर्वप्रथम मौखिक या कथित भाषा का ही प्रयोग करना सीखा। सबसे पहले मनुष्य ने बोलना सीखा। यह ध्वनियों में प्रकट की जाती है और ये जो भाषा है, ये जो मौखिक भाषा है, ये ध्वनियों में प्रकट होती है। भाषा का यह रूप परिवर्तनशील है और भाषा का ये जो रूप है मौखिक भाषा, ये परिवर्तनशील है, परिवर्तित होता रहता है, बदलता रहता है। अगला है लिखित भाषा। मन के भावों और विचारों को जब लिखकर प्रकट किया जाता है तो यह भाषा का लिखित रूप कहलाता है। अब हम अपने भावों या विचारों को जब लिखकर किसी के सामने रखते हैं, उसको समझाते हैं लिखकर, तो उसे कहा जाता है लिखित भाषा। लिखित भाषा में कुछ ध्वनि चिन्ह प्रयोग में लाए जाते हैं, जिन्हें वर्ण या अक्षर कहा जाता है। अब देखिए, लिखित भाषा में लिखते हैं हम, तो लिखते हैं जब हम, तो उसमें हम कुछ ध्वनि चिन्ह का प्रयोग करते हैं, जिन्हें क्या कहते हैं? वर्ण या अक्षर। भाषा के दोनों रूपों में अंतर। अब समझते हैं इन दोनों रूपों में अंतर क्या है, मौखिक भाषा और लिखित भाषा में। भाषा का मौखिक रूप परिवर्तनशील है, किंतु लिखित रूप में स्थिरता बनी रहती है। जो मौखिक रूप है वो तो परिवर्तनशील है, तो ध्वनियों में अंतर आ जाता है, परंतु जो लिखित रूप है वो स्थिर होता है। इस अंतर के कारण इसके लिखित रूप की महत्ता अधिक है। जो कि लिखा जाता है, क्योंकि वो स्थिर होता है, वो बदलता नहीं है, इसलिए इसकी महत्ता अधिक है, इसका महत्व अधिक है लिखित भाषा का। भाषा के लिखित रूप के कारण ही हमारा प्राचीन साहित्य संरक्षित रह पाया है। देखिए, जो प्राचीन साहित्य है हमारा, उसे हमने कैसे जाना? कुछ लिखित रूप में जो भी अवशेष रह गए थे, उनको पढ़कर हमने अपने प्राचीन साहित्य को जाना। विश्व का अधिकांश कार्य इसी के द्वारा संपन्न हो पाता है और इसी लिखित भाषा के कारण ही जो दुनिया में काम हो रहे हैं, जो विश्व में, पूरे विश्व में जो कार्य होते हैं, वो इसी लिखित भाषा के कारण संपन्न होते हैं। ठीक है बच्चों, आया समझ में आपको?
अंतर क्या है मौखिक और लिखित भाषा में। अब हम पढ़ेंगे भाषा की इकाइयां। भाषा की अनेक इकाइयां, बहुत सारी इकाइयां हैं भाषा की। ध्वनि, वर्ण, शब्द, वाक्य। तो आइए अब इनके बारे में पढ़ते हैं। ध्वनि, मुख से निकलने वाली प्रत्येक स्वतंत्र आवाज ध्वनि कहलाती है। जो भी स्वतंत्र आवाज, जो भी आवाज हमारे मुख से निकलती है वही ध्वनि है। वर्ण, वर्ण वह छोटी से छोटी मूल ध्वनि है जिसके और खंड नहीं हो सकते हैं, जैसे अ, इ, उ, ल, म आदि। अब वर्ण क्या है, वो बहुत छोटी मूल ध्वनि है, छोटी से छोटी मूल ध्वनि होती है जिसको और खंड नहीं किया जा सकता, और खंड नहीं बन सकते उसके। अब देखिए अ का क्या खंड होगा, और क्या तोड़ेंगे अ को, इ, उ, ल, म। शब्द, वर्णों के सार्थक समूह से शब्द बनते हैं। अब जब वर्णों को सही रूप में जोड़ा जाता है तो उससे बनता है शब्द। वाक्य में प्रयुक्त शब्द के व्यवहारिक रूप को पद कहते हैं, और जो वाक्य में जो शब्द का प्रयोग किया जाता है, व्यवहारिक रूप जो होता है शब्दों का, उसे कहते हैं पद। जैसे चमन, क्या बन गया, चमन। ठीक है। अगला आता है वाक्य। एक पूर्ण विचार व्यक्त करने वाला शब्द समूह वाक्य कहलाता है। वो शब्द समूह जिससे कि पूर्ण विचार व्यक्त हो जाते हैं कि क्या कहा जा रहा है या कोई क्या कहना चाहता है। जैसे रवि फुटबॉल खेलता है, तो इससे क्या समझ में आ रहा है कि रवि क्या खेलता है, फुटबॉल खेलता है। पूरा समझ में आ गया ना, विचार पूरे समझ में आ गए, भाव पूरे समझ में आ गए। इस वाक्य में रवि फुटबॉल खेलता है अलग अलग शब्द हैं, परंतु इनके एक साथ प्रयोग से एक अर्थ निकल रहा है। ये सब अलग अलग शब्द है ना, रवि भी अलग शब्द है, फुटबॉल भी एक शब्द है, और खेलता है भी शब्द है। जब इनको हमने मिला दिया तो एक शब्द समूह बन गया, और इससे पूरा अर्थ हमें समझ में आ गया। ठीक है। अब आइए पढ़ते हैं बोली। क्या होती है बोली? भाषा के क्षेत्रीय रूप को बोली कहा जाता है। विभिन्न क्षेत्रों में जो भाषा बोली जाती है, यह एक क्षेत्र तक सीमित होती है जिसमें साहित्य आदि की रचना नहीं होती, और सरकारी कामकाज में भी इसका प्रयोग नहीं किया जाता। अब ये जो बोली होती है ये क्षेत्र तक ही सीमित होती है, सरकारी कामकाज में या इससे किसी साहित्य की रचना नहीं होती है। हरियाणवी, राजस्थानी, छत्तीसगढ़ी, भोजपुरी, बुंदेली, कन्नौजी, मैथिली, ये सभी क्या हैं? ये बोलियां हैं। ठीक है। अब पढ़ते हैं उपभाषा। बोली का विकास होने पर उसका क्षेत्र बढ़ जाता है। जब बोली का विकास होता है तो उसका क्षेत्र और ज़्यादा हो जाता है। ऐसे में पढ़ा लिखा वर्ग भी उसे प्रयोग में लाने लगता है। अब वैसे तो बोली एक क्षेत्र तक सीमित रहती है, परंतु जब इसका विकास हो जाता है तो उसका क्षेत्र भी बढ़ जाता है, एक क्षेत्र से दूसरे क्षेत्र में फैल जाता है। और जो पढ़े लिखे लोग भी होते हैं, पढ़ा लिखा जो वर्ग होता है, वो भी इस बोली का प्रयोग करने लगता है, और उसमें साहित्य का निर्माण होने लगता है। और फिर उसमें क्या होता है? साहित्य का निर्माण भी होने लगता है। ब्रजभाषा, अवधी, मैथिली, खड़ी बोली, ये सभी क्या हैं बच्चों? बोलियां हैं। वैसे तो ये बोलियां हैं, परंतु जब इनका विकास हुआ और इनको साहित्य रचना में स्थान मिल गया तो ये बन गई उपभाषा। ये भी बोलियां उपभाषा बन गई। आइए अब पढ़ते हैं लिपि। क्या होती है लिपि? मौखिक ध्वनियों को लिखित रूप में प्रकट करने के लिए जिन ध्वनि चिन्हों का प्रयोग किया जाता है उन्हें लिपि कहते हैं। अब जो मौखिक ध्वनियां होती हैं उन्हें लिखित रूप में जब हम प्रकट करते हैं उन मौखिक ध्वनियों को, तो उनके लिए कुछ ध्वनि चिन्हों का प्रयोग किया जाता है, उसे कहते हैं लिपि। विश्व की विभिन्न भाषाओं को लिखने के लिए अनेक लिपियां प्रचलित हैं।
विश्व में बहुत अलग अलग तरह की भाषाएं हैं। अब उनको जो लिखा गया है तो उसमें अनेक लिपियों का भी प्रयोग हुआ है। हिंदी और संस्कृत जिस लिपि में लिखी जाती हैं उसे देवनागरी लिपि कहते हैं। हिंदी और संस्कृत देवनागरी लिपि में लिखी गई है। देवनागरी लिपि का विकास ब्राह्मी लिपि से हुआ है। ब्राह्मी लिपि से किसका विकास हुआ? देवनागरी लिपि का। अंग्रेजी भाषा की लिपि रोमन है। अब अंग्रेजी भाषा जो है उसकी लिपि क्या है? रोमन। हर एक भाषा की लिपि होती है। यूरोप की अधिकांश भाषाएं थोड़े बहुत परिवर्तन के साथ इसी लिपि का प्रयोग करती हैं और यूरोप की जो जितनी भी भाषाएं हैं अधिकांश जो हैं उनमें से वो थोड़ा बहुत इसमें परिवर्तन करके ये रोमन लिपि का ही प्रयोग करते हैं। अरबी तथा उर्दू फारसी की लिपि फारसी है। अब अरबी हो गया या अरबी भाषा है, उर्दू है, फारसी है, इनकी लिपि क्या है? फारसी। यह दाईं से बाईं ओर लिखी जाती है। अब हम लोग तो लिखते हैं बाएं से दाएं ओर, जब आप लिखते हैं तो बाएं से दाएं ओर लिखते हैं, परंतु ये जो है अरबी, उर्दू, फारसी ये सभी दाएं से बाईं ओर लिखी जाती हैं। पंजाबी, गुजराती, बंगला आदि भाषाओं की लिपियों का विकास भी ब्राह्मी लिपि से ही हुआ है और ये जो भाषाएं हैं इनका विकास किससे हुआ है? ब्राह्मी लिपि से। पंजाबी की लिपि गुरमुखी के नाम से जानी जाती है। अब पंजाबी किस लिपि में लिखी गई है? गुरमुखी में। देवनागरी लिपि का प्रयोग मराठी और नेपाली भाषाओं में भी किया जाता है। ये जो भाषाएं हैं मराठी और नेपाली, इसमें देवनागरी लिपि का भी प्रयोग होता है। तो आइए बच्चों अब समझते हैं कि व्याकरण क्या है। पढ़ेंगे व्याकरण के बारे में। प्रत्येक भाषा की अपनी व्यवस्था होती है। भाषा को व्यवस्था प्रदान करने के लिए कुछ नियमों की स्थापना की जाती है। अब जितनी भी भाषाएं हैं सबकी अपनी अपनी व्यवस्थाएं हैं, तो उन व्यवस्था को प्रदान करने के लिए क्या होता है? कुछ नियम होते हैं। हर काम को करने का एक नियम होता है ना, तो ऐसे ही भाषा को व्यवस्था प्रदान करने के लिए कुछ नियम बनाए हैं। प्रत्येक भाषा में ध्वनियों, शब्दों और वाक्यों की रचना से संबंधित नियम भी अलग अलग होते हैं और जितनी भी भाषाएं हैं उनमें जो ध्वनियाँ, शब्द और वाक्य जो प्रयोग होते हैं उससे संबंधित भी, इनकी रचनाओं से भी संबंधित नियम जो हैं वो भिन्न भिन्न हैं। व्याकरण इन नियमों का संकलन तथा विश्लेषण कर भाषा की एक सुनिश्चित व्यवस्था प्रस्तुत करता है। ये जो जितने भी नियम हैं व्याकरण क्या करता है? इनका संकलन करता है तथा विश्लेषण करता है और भाषा को एक सुनिश्चित व्यवस्था प्रदान करता है कि किस प्रकार से इसका प्रयोग करना है। व्याकरण का सही ज्ञान प्राप्त करके ही हम किसी भाषा का शुद्ध बोलना, समझना और पढ़ना लिखना सीख सकते हैं। क्या हम ऐसे ही सीख जाते हैं भाषा? नहीं। जब तक हमें व्याकरण का सही ज्ञान प्राप्त नहीं होता है तो हम किसी भी भाषा को ना तो हम शुद्ध तरीके से बोल सकते हैं, न लिख सकते हैं और न ही पढ़ सकते हैं। तो इसको सही से लिखने, पढ़ने, बोलने, समझने के लिए, किसी भी भाषा को शुद्धता से ये सब करने के लिए हमें किस चीज़ का ज्ञान होना ज़रूरी है? व्याकरण का सही ज्ञान प्राप्त करना बहुत आवश्यक है। व्याकरण वह शास्त्र है जिसके द्वारा किसी भाषा को शुद्ध बोलने, पढ़ने व लिखने का ज्ञान होता है। तो आया समझ में आपको व्याकरण क्या है? एक शास्त्र है व्याकरण, जिससे कि हम किसी भी भाषा को शुद्ध तरीके से बोलते, समझते, पढ़ते व लिखते हैं। ठीक है बच्चों? अब आता है व्याकरण के विभाग। हम जानते हैं वाक्य शब्दों से तथा शब्द वर्णों से बनते हैं। अभी आपने पढ़ा ये कि वाक्य किससे बनते हैं? शब्दों के मेल से वाक्य बनते हैं तथा शब्द जो है वो वर्णों के मेल से बनते हैं। व्याकरण में वाक्य, पद, शब्द तथा वर्ण की प्रकृति, रचना तथा प्रयोग विधि का ज्ञान करवाया जाता है। अब व्याकरण में किन किन चीज़ों का ज्ञान प्राप्त होता है हमें? वाक्य, पद, शब्द तथा वर्ण की प्रकृति, इनकी रचना तथा इनके प्रयोग की विधि का ज्ञान करवाया जाता है।
इस आधार पर व्याकरण के 4 भेद किए जाते हैं। अब इस आधार पर व्याकरण के 4 भेद जो हैं वो हैं वर्ण विचार, शब्द विचार, पद विचार, वाक्य विचार। ठीक, आइए अब इनको विस्तार से पढ़ते हैं। पहला है वर्ण विचार। इसके अंतर्गत वर्णों के आकार, उच्चारण, उनके संयोग और संधि आदि के नियमों पर विचार किया जाता है। वर्ण विचार किसे कहते हैं? वर्ण विचार वो है जिसमें कि वर्णों का आकार कैसा है, उसका उच्चारण किस प्रकार होगा, उसके संयोग तथा संधि, इन सभी के नियमों पर विचार किया जाता है। शब्द विचार, इसके अंतर्गत शब्दों, भेद, व्युत्पत्ति और रचना आदि से संबंधित नियमों की जानकारी प्राप्त होती है। अब शब्द विचार में इन सब चीज़ों की जानकारी प्राप्त होती है। किसकी? शब्दों, भेद, व्युत्पत्ति और रचना। पद विचार, इसके अंतर्गत संज्ञा, सर्वनाम आदि पदों के स्वरूप तथा प्रयोग पर विचार किया जाता है। अब पद विचार में क्या होता है? संज्ञा, सर्वनाम, इन सभी के प्रयोग के विषय में विचार किया जाता है। वाक्य विचार, व्याकरण के इस विभाग में वाक्यों के भेद, उसके संबंध, वाक्य विश्लेषण, संश्लेषण, विराम चिन्हों आदि के बारे में विचार किया जाता है। और वाक्य विचार में आता है वाक्यों के भेद, उसके संबंध, वाक्य विश्लेषण, संश्लेषण, विराम चिन्ह, इन सभी पर विचार किया जाता है। तो आया समझ में आपको बच्चों व्याकरण के ये जो विभाग हैं इनके बारे में? तो अब हम पढ़ेंगे बच्चों हिंदी भाषा का मानक रूप। भाषा को उपयोगी बनाने के लिए उसमें एक रूपता लाने की आवश्यकता है। अगर हमें भाषा को उपयोगी बनाना है, अच्छा बनाना है, तो उसमें क्या होना चाहिए? एक रूपता होनी चाहिए। इसी एक रूपता को भाषा का मानक रूप कहते हैं। और ये जो एक रूपता है इसे ही कहा जाता है भाषा का मानक रूप। मानक भाषा का प्रयोग सरकारी कार्यों एवं साहित्य में किया जाता है। अब सरकारी कार्य और साहित्य में कैसी भाषा का प्रयोग होता है? मानक भाषा का। हिंदी के मानक रूप का विकास खड़ी बोली से हुआ है और खड़ी बोली के द्वारा ही हिंदी के मानक रूप का विकास हुआ है। शिक्षित परिवारों, रेडियो, दूरदर्शन आदि में हिंदी के मानक रूप का ही प्रयोग होता है। हिंदी के मानक रूप मतलब जो एक रूपता है उसका ही प्रयोग किया जाता है। भारत सरकार द्वारा प्रतिपादित हिंदी वर्तनी तथा शिक्षा मंत्रालय द्वारा स्वीकृत वर्णमाला के बारे में विस्तार से चर्चा आगे की जाएगी। जैसे जैसे हम आगे और पाठ पढ़ते जाएंगे वहाँ हम क्या पढ़ेंगे? हिंदी वर्तनी के बारे में जो भारत सरकार ने प्रतिपादित की है और जो शिक्षा मंत्रालय ने जो वर्णमाला दिया है उसके बारे में विस्तार से चर्चा करेंगे। हिंदी भाषा का महत्व क्या है? हिंदी भाषा का महत्व, हमारी जो हिंदी भाषा है उसका महत्व क्या है? उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, हिमाचल प्रदेश, बिहार, हरियाणा, दिल्ली और राजस्थान जैसे बड़े भूभाग में हिंदी मातृभाषा के रूप में प्रयोग की जाती है। इन सभी जगहों पर जिनके कि बड़े भूभाग हैं वहाँ पर हिंदी मातृभाषा के रूप में प्रयोग की जाती है। विश्व के अनेक विश्वविद्यालयों में हिंदी पढ़ाने का प्रबंध है और केवल भारत में ही नहीं, विश्व में बहुत ऐसी जगह हैं जहाँ पर अनेक विश्वविद्यालयों में हिंदी पढ़ाई जाती है। हिंदी का शब्द भंडार 1 करोड़ से भी अधिक है। जो शब्द भंडार है हमारे हिंदी भाषा का वो 1 करोड़ से भी ज़्यादा है। यह अपनी सरल प्रकृति के कारण आसानी से समझी जाती है। इसकी प्रकृति बहुत सरल है। हिंदी की साहित्य परंपरा अत्यंत गौरवपूर्ण है और हमारे जो हिंदी साहित्य जो है उसकी जो परंपरा है वो बहुत गौरवशाली है। स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद 1950 ईस्वी से यह भारत की राजभाषा है और जो हिंदी है वो हमारे स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद 1950 ईस्वी से तब से लेकर अब तक ये हमारे
देश की राष्ट्रभाषा या राजभाषा है। स्वतंत्रता संग्राम को संगठित और संचालित करने में हिंदी ने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। जो स्वतंत्रता संग्राम हुआ उसको जो संगठित किया गया और उसका जो संचालन हुआ उसमें हिंदी ने बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। शब्द संपदा की दृष्टि से भी यह भाषा अत्यंत संपन्न, विकासशील और उदार है। हमारी जो हिंदी भाषा है वो बहुत संपन्न है और विकासशील भी है और बहुत उदार भी है। हिंदी के शब्द भंडार में अंग्रेजी, अरबी, फारसी, तुर्की, डच, फ्रांसीसी आदि भाषाओं के अनेक शब्द भरे पड़े हैं। आप जानते हैं बच्चों, जो हमारा हिंदी का जो शब्द भंडार है उसमें अंग्रेजी के भी बहुत सारे शब्द हैं, अरबी फारसी के भी शब्द हैं, तुर्की के भी हैं, डच के भी हैं और फ्रांसीसी भाषाओं के भी बहुत शब्द भरे हुए हैं। जैसे जैसे हम आगे बढ़ते जाएंगे हम इनके बारे में और जानकारी प्राप्त करेंगे। तो आइए बच्चों, अब करते हैं अभ्यास। देखें आपने क्या सीखा। निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर लिखिए। अब यहाँ कुछ प्रश्न दिए गए हैं, उनके उत्तर बताने हैं आपको, लिखने हैं उनके उत्तर। भाषा किसे कहते हैं? भाषा के रूप कौन कौन से हैं? तो अभी आपने पढ़ा है बच्चों, ये पाठ जब पढ़ा उसमें भाषा किसे कहते हैं वो भी पढ़ा है और भाषा के रूप के बारे में भी पढ़ा है। तो उसे एक बार फिर से पढ़िएगा और इन सभी प्रश्नों के उत्तर आप स्वयं देंगे। भाषा तथा बोली में अंतर स्पष्ट कीजिए। अभी अंतर पढ़ा है हमने कि क्या अंतर है, भाषा किसे कहते हैं, बोली किसे कहते हैं और उसमें अंतर भी बताया गया। लिपि से आप क्या समझते हैं, व्याकरण से क्या तात्पर्य है। तो इन सभी प्रश्नों के उत्तर आप स्वयं देंगे। ठीक है बच्चों, एक बार फिर से इस पाठ को अच्छे से पढ़िएगा तो आपको सभी प्रश्नों के उत्तर मिल जाएंगे। अब आते हैं बच्चों मिलान करने पे। निम्नलिखित स्तंभों क में भाषा तथा ख में संबंधित लिपि के नाम दिए गए हैं। अब इस स्तंभ में क्या है, सारी भाषाओं के नाम हैं और इधर उनकी लिपियां हैं। भाषाओं का उनकी सही लिपि से मिलान कीजिए। तो आइए करते हैं। अंग्रेजी भाषा कौन सी लिपि से उत्पन्न हुई है? इसकी लिपि क्या है? अंग्रेजी भाषा की रोमन। संस्कृत की लिपि है देवनागरी। हिंदी की लिपि भी देवनागरी ही है। अरबी फारसी। पंजाबी गुरमुखी और उर्दू की भी लिपि है फारसी। ठीक है। अब बच्चों दिए गए प्रश्नों के सही विकल्प चुनिए। हिंदी भाषा की लिपि है, क्या है हिंदी भाषा की लिपि? देवनागरी, फारसी, रोमन। तो देवनागरी इसकी लिपि है। हमारी राष्ट्रभाषा है पंजाबी, हिंदी, संस्कृत। हमारी राष्ट्रभाषा हिंदी है। बच्चा जिस भाषा को सबसे पहले सीखता है वह कहलाती है मातृभाषा, राजभाषा, प्रादेशिक भाषा। वह कहलाती है मातृभाषा। ठीक बच्चों, तो अब हम करेंगे रिक्त स्थानों की पूर्ति। भाषा के क्षेत्रीय रूप को कहते हैं, क्या कहा जाता है? बोली। भाषा के क्षेत्रीय रूप को बोली कहते हैं। भारतीय संविधान में भाषाओं को मान्यता दी गई है। कितनी भाषाओं को मान्यता दी गई है? 22 भाषाओं को मान्यता दी गई है। शब्द के सार्थक समूह से बनते हैं। किसके सार्थक समूह से शब्द बनते हैं? वर्णों के। किसी भाषा की नियमावली को उसका कहते हैं, क्या कहा जाता है उसकी नियमावली को? उसका व्याकरण कहते हैं। व्याकरण। अब निम्नलिखित वाक्यों को पढ़िए तथा सही या गलत का निशान लगाइए। पद विचार में वर्णों की जानकारी दी जाती है। नहीं, यह गलत है तो इसके सामने गलत का निशान। व्याकरण भाषा को शुद्ध बनाता है। जी हाँ, यह सही है। भाषा परिवर्तनशील होती है। नहीं, सभी भाषा परिवर्तनशील नहीं होती। बोली देश भर में बोली जाती है। नहीं, बोली केवल
क्षेत्र में बोली जाती है, एक क्षेत्र तक सीमित होती है। अब बच्चों सही विकल्प चुनकर वाक्य पूरे कीजिए। हम अपने विचार दूसरों तक पहुंचाने के लिए का प्रयोग करते हैं। किसका? बोली, व्याकरण, भाषा या लिपि। किसका प्रयोग किया जाता है अपने विचार दूसरों तक पहुंचाने के लिए? भाषा का प्रयोग। मुख से बोली जाने वाली बातचीत भाषा का रूप है। कैसा रूप है? मौखिक, कविता, कहानी, लिखित, यह है मौखिक रूप। लिपि के द्वारा हम भाषा को डैश सकते हैं। बोल, सुन, पढ़, परख। हम भाषा को बोल सकते हैं। क्षेत्रीय भाषा को कहा जाता है, क्या कहा जाता है क्षेत्रीय भाषा को? बोली, व्याकरण, बड़ी भाषा, छोटी भाषा, इसे कहा जाता है बोली। भाषा को द्वारा शुद्ध किया जाता है। बोली, व्याकरण, मौखिक भाषा, पढ़ाई। भाषा को व्याकरण द्वारा शुद्ध किया जाता है। फारसी एक है, क्या है? बोली, व्याकरण, भाषा, लिपि। फारसी एक लिपि है। ठीक है बच्चों, तो आशा करती हूँ आपको ये पाठ समझ में आया होगा अच्छे से। एक बार फिर से इस पाठ का अध्ययन कीजिएगा तो और अच्छे से इसको समझ सकेंगे और जो प्रश्नोत्तर हैं उन्हें भी अच्छे से कर पाएंगे। तो यहीं समाप्त होता है आपका ये पाठ। आशा करती हूँ आपको ये पाठ अच्छे से समझ में आया होगा। एक बार फिर से इसका अध्ययन कीजिएगा और फिर मिलेंगे एक नए पाठ के साथ। आभार।